हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पूरे जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड, यानी जूनियर क्लासेस की बात करी जाए तो आपके जो फिजिक्स के कंटेंट हैं इस पूरे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो जितने भी आप बच्चे हैं क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हो वो हमारी वीडियो के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको वो बेसिक जितने भी कंटेंट हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। आप इसे अपने फ्रेंड सर्किल में आगे बताएं कि हमारे इस चैनल को जो फ्यूचर गोल एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। टॉपिक है हमारा फोर्स की बात करी जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं बल, बोलते हैं क्या बोलते हैं बल। आपने सुना होगा बल का नाम होता क्या है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि आखिर में ये फोर्स होता क्या है। फोर्स इज ए पुल और पुश। जो फोर्स होता है, बल होता है, या तो उसे खींचा जाता है या तो क्या किया जाता है, धक्का दिया जाता है, पुल या पुश किया जाता है। दैट कैन चेंज द मोशन, जिसके द्वारा उसमें मोशन यानी उसकी जो गति होती है वो बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है, शेप बदल जाती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, जब तक कि हम इसमें कोई पुल या पुश यानी खींचेंगे या फिर धकेलेंगे, ये आप प्रक्रिया नहीं करेंगे उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप इसमें मोशन में भी बदलाव कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन यानी उसके दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यही आपका फोर्स कहलाता है। इन फिजिक्स भौतिक विज्ञान में जो फोर्स होता है उसको मापा जाता है किसमें, न्यूटन में नापा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि फोर्स जो होता है वो हमेशा न्यूटन में नापा जाता है। जैसे एग्जांपल, आप जैसे पुशिंग ए डोर ओपन, जैसे आप दरवाजा क्या करते हो, खोलते हो, बंद करते हो तो उसमें बल लगता है। क्यों नहीं छोटा बच्चा बंद कर देता है, खोल लेता है, उसको उसकी आपके कंपेयर में उस छोटे बच्चे की जो फोर्स है वो कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है वहां फोर्स की जरूरत पड़ी। पुलिंग ए रोप, जैसे रस्सी खींचा जाता है तो उसमें भी फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी फोर्स काम आता है। और ग्रेविटी पुलिंग ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड्स, जो भी जमीन पर जो भी चीजें वस्तुएं होती हैं वो ग्रेविटेशनल, यानी आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल होता क्या है, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। जब धरती पर नीचे आती है तो वो भी किसके कारण आती है, फोर्स के कारण आती है। अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, एक आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार ये जो फोर्स का कैलकुलेशन किया गया, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए। जहां पर F की बात करी जाए तो ये फोर्स कहलाता है, इसको हम न्यूटन में नापते हैं। जो m होता है वो आपका मास कहलाता है, यानी द्रव्यमान कहलाता है, जिसे किलोग्राम में नापते हैं। और ये आपका ए जो कहलाता है वो एक्सीलरेशन कहलाता है, यानी त्वरण कहलाता है, जिसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। ये आपको फॉर्मूला जो होता है बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, आपको याद रखना है। अगला टॉपिक आपको दिख रहा है प्रेशर यानी दाब, जिसे हिंदी में दाब कहते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन ए सरफेस। कोई सतह है, जब उस पर यूनिट एरिया उसके पर यूनिट एरिया पर जब कोई फोर्स काम करता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी P बराबर F अपॉन ए, जिसका SI यूनिट की बात की है तो इसका SI यूनिट पास्कल होता है, जिसे PA से प्रदर्शित करते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ ए 1 स्क्वायर मीटर। यानी जो भी पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स जब लग रहा है तो ऑन एरिया, उसके एरिया यानी क्षेत्रफल और उसके प्रति 1 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। यानी बात करी जाए तो प्रेशर की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया को ही हम बोलते हैं क्या, प्रेशर। ऐसा कि आपने समझा कि जो प्रेशर होता है यानी दाब जो होता है उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, यानी उसके सतह पर ही डिपेंड करता है। जैसा वो सतह रहेगा उस प्रकार से प्रेशर लगेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, इफ यू पुश ए पिन विद द सेम फोर्स एज योर फिंगर, द पिन एक्सर्ट्स मच ग्रेटर प्रेशर बिकॉज इट्स टिप हैज अ वेरी स्मॉल एरिया। यानी अगर कोई किल्ली है, मान लो गाड़ी है, और उसे आप हाथ से पकड़ करके, अपनी उंगली से पकड़ करके खींचोगे तो उसमें क्या होगा, जल्दी उखड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका जो पकड़ने वाला जो पॉइंट है, टिप है, उसका जो एरिया है वो काफी कम है, इसलिए हमें अधिक फोर्स लगानी पड़ेगी उस पर उखाड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रेशर
तो यहां पे आपको अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरीके से दैट्स व्हाई शार्प नाइफ कट्स मोर इजीली देन ए ब्लंट वन। जब कोई तेज चाकू रहता है उससे हम बहुत तेज काट सकते हैं, लेकिन अगर वही भुथरा अगर चाकू आपके सामने मिल जाए तो उसको काटने में समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका थिकनेस है यानी शार्प जो चाकू है उसका अगर एरिया की बात करें तो वो काफी कम रहती है, इस वजह से उसको काटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और जब भुथरा चाकू से काटेंगे तो उसका एरिया थोड़ा सा उसका थिकनेस ज्यादा है, इस वजह से समय लगेगा, तो वहां पे अधिक प्रेशर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो प्रेशर की बात करी जाए तो वो प्रेशर जो होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी उसके क्षेत्रफल के हिसाब से उसमें क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। आपने प्रेशर को पढ़ा कि अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटा होता है क्या, क्षेत्रफल। अगर वही लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड की बात किया जाए तो आप देखते हो कि जो भी लिक्विड्स होता है, लिक्विड्स हो या फिर गैस हो, वो सभी दबाव में जब फैल जाता है तो उसमें क्या लगता है, प्रेशर लगता है। अगर यही लिक्विड फ्लूइड्स की बात करें, जब कोई रेस्ट में रहता है फ्लूइड, तो उसमें जो प्रेशर जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है रो जी एच। रो जहां पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड यानी जो उसका द्रव्य का डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी यानी घनत्व, जो अगला आगे आपको पढ़ाया जाएगा। G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी उसमें त्वरण लगेगा वो ग्रेविटी के दौरान लगेगा। H बराबर डेप्थ बिलो द सरफेस, उसका जो सरफेस होगा उसकी क्या होगी, डेप्थ होगी, यानी उसकी चौड़ाई होगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब जब लिक्विड की केस में होगा तो P बराबर होता है रो जी एच। अगला टॉपिक आपको दिख रहा है मोशन। मोशन यानी गति की बात करते हैं। गति होती क्या है, मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन होगा वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, किसके अनुसार, टाइम के अनुसार बदल जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, गति कहलाता है। यहाँ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to a reference point over time it is said to be a motion। वही बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज हो जाता है, उसके टाइम के साथ साथ ही चेंज होता है, वही आपका क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें यानी उदाहरण की बात करें तो ए मूविंग कार ऑन ए रोड, जैसे आप देख रहे हो कि रोड पर गाड़ियां चल रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि टाइम के हिसाब से बदलाव हो रहा है। कोई स्पीड किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई बहुत जल्दी पहुंचने की प्रयास में है, वो सब का सब क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। एक फ्लाइंग बर्ड चिड़िया में उड़ रही है, कोई चिड़िया धीरे धीरे उड़ती है, कोई बहुत तेज उड़ा करती है। इसी तरीके से द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो पृथ्वी है आपका सूर्य के चारों ओर तरफ जब चक्कर लगा रही है तो वहां भी आपका मोशन काम कर रहा है। द रनिंग स्टूडेंट्स, कोई विद्यार्थी है जब दौड़ रहा है तो किसी की स्पीड अधिक होती है, किसी की कम होती है, तो वो सब का सब आपका कहलाता है, मोशन कहलाती है, गति कहलाती है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी जो मोशन होता है, गति होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो पहला आपको दिख रहा है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये 4 टाइप्स के आपके मोशन होते हैं। बारी बारी से समझ लेते हैं कि आखिर में लीनियर मोशन होता क्या है। लीनियर मोशन इज स्ट्रेट लाइन, जो भी गति होती है वो सीधी रेखा में होती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन बोलते हैं। एक ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, आप जैसा कोई जब ट्रेन जो होता है वो बिल्कुल सीधी एक ट्रैक पे चलती है, वो आपका लीनियर मोशन कहलाता है। सर्कुलर मोशन की बात करी जाए तो मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई मोशन होता है, गति होता है जो सर्कुलर पाथ में होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल जो होता है, आपकी जो घड़ी होती है वो बिल्कुल सर्कुलर मोशन में चलता है, वो आपका सर्कुलर मोशन कहलाता है। रोटेशनल मोशन की बात करी जाए तो मोशन अराउंड एन एक्सिस, कोई एक्सिस होता है उसके चारों तरफ घूमता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे स्पिनिंग ए फैन, जब पंखा होता है इसका एक्सिस होता है, उसके चारों तरफ क्या करता है, वो घूमता रहता है, उस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। पीरियोडिक मोशन की बात करें तो मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब कोई मोशन होता है वो इक्वल यानी जो जिस टाइम में इधर जा रही है उसी टाइम में इधर आ रही है, उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा कि पेंडुलम जो होता है उसका बिल्कुल ये जो टाइमिंग होता है वही आने का टाइमिंग इधर भी होता है, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो आपकी पीरियोडिक मोशन कहलाती है।
अगला टॉपिक इसी में आपको पढ़ना है कि ये डिस्टेंस यानी दूरी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होती क्या है, स्पीड यानी चाल होती क्या है, वेलोसिटी यानी वेग होता क्या है। थोड़ी थोड़ी हम बात इसमें समझ लेते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने के लिए आसानी हो। जब आप ये बेसिक टर्म आपको पता रहेगा तो तभी आप 9th 10th 11th 12th जो साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पर कमांड आपका बन पाएगा, नहीं तो आपका पढ़ना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये सब जितनी भी बेसिक चीजें हैं आपको याद रखना है क्लास, खास करके क्लास 6, 7, 8 में। जैसे डिस्टेंस यानी दूरी की बात करें, थोड़ी थोड़ी बात बता चलते हैं। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट होता है पूरा पाथ तय कर लेता है, वही आपका डिस्टेंस कहलाता है। यानी पूरी तय की गई दूरी को ही ऑब्जेक्ट होता है। पाथ कवर, पूरा अगर पाथ कवर कर रहा है वही आपका डिस्टेंस यानी दूरी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करी जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी जहां से जाना है और जहां तक जाना है वहां तक पहुंचने के लिए आपको वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पाथ होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। जो तय की गई जो पूरा पाथ कवर करता है वो आपका दूरी कहलाता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहलाता है। स्पीड यानी चाल की बात करी जाए तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जो भी दूरी होती है वो कवर्ड करता है, तय करता है पर यूनिट टाइम, यानी समय के साथ जो होता है वो तय दूरी करता है, वही आपका कहलाता है स्पीड यानी चाल कहलाता है। वेलोसिटी यानी वेग की बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है, यानी जो विस्थापन पर यूनिट टाइम में तय करता है वो आपका वेलोसिटी यानी वेग कहलाता है। या आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, या आप जब क्लास 9th में पहुंचेंगे तो वहां आपको इससे थोड़ा सा डिटेल्स बात बताई जाएगी। जब आप ये बात समझे रहोगे तो वहां आप आसानी से कैच कर पाओगे। अगला टॉपिक आपको दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। द ग्रेविटेशनल फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है वो अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है, यानी खींचने वाला फोर्स कहलाता है। बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हो उनके बीच में क्या करता है, खींचने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। यानी जब भी दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तभी उन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करेगा, खींच पाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ के अनुसार जो ग्रेविटेशनल को निर्धारित किया गया वो F = G × m1 m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला से न्यूटन ने इसको प्रतिपादित किया। बारी बारी समझ लेते हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ है F = G × m1 m2, इसमें है क्या चीज। सबसे पहले F की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जिसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। G कैपिटल G है, याद रखना। कैपिटल जी एक होता है कि स्मॉल जी होता है। जो स्मॉल जी होता है वो आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, और कैपिटल जी जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.674 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको मात्रक याद करना है, यूनिट याद रखना है। m1 m2 की बात करी जाए तो इसका मास, द्रव्यमान कहलाता है दोनों ऑब्जेक्टों को, जिसका मात्रक जो होता है वो किलोग्राम में होता है। बचा क्या, आर जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर से जो दूरियां होती हैं वो आपका जो होता है आर होता है, यानी त्रिज्या होती है, जिसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर में नापी जाती है। तो इस फॉर्मूले से आप ग्रेविटेशनल फोर्स आप निकाल कर सकते हो। जब आप अगली क्लास में जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे 9th 10th में, तो आप ये बेसिक आप ये समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। अगला टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके लक्षण क्या है। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव होगा, यानी खींचने वाला काम होता होगा उसमें। इट इंक्रीज विद द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स।
वो बढ़ेगा जब कोई ऑब्जेक्ट्स का मास होगा, उसके मास द्रव्यमान के अनुसार उसका मान क्या होता है, बढ़ता होगा। जितना अधिक द्रव्यमान की वस्तु रहेगी उतना अधिक उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है, इट डिक्रीजेस रैपिडली एज द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस। उसमें जो दूरी होती है वो घटती बढ़ती है, वो किसके साथ बढ़ती रहती है, रैपिडली, यानी जितना आपका क्या होगा फोर्स अप्लाई होगा उसी के साथ ही क्या होगा, द्रव्यमान जितना होगा उसी के साथ ही आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की दूरियां क्या होंगी, वो घटेंगी और उसके साथ साथ बढ़ेंगे भी। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यानपूर्वक आप समझ लें। ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जैसे वेट ऑन अर्थ, जो पृथ्वी है उसका वजन के अनुसार ही हम देखते हैं। जैसे द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स इट्स वेट्स, जो भी पृथ्वी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ जब खींचती है तो उसका क्या होता है, वो डिपेंड करता है उसके वेट पर, डिपेंड करता है उसके वजन पे वेट डिपेंड करता है। बात करी जाए तो जो W होता है यानी इसका जो वेट होता है वो द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण होता है m इंटू जी, जहां पे W जो होता है वेट होता है जिससे न्यूटन में नापते हैं, m जो होता है वो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है जिसका मात्रक किलोग्राम होता है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। जब भी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उसका जो ग्रेविटेशनल का मास होता है यानी स्मॉल g का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे एग्जांपल आप दैनिक जीवन में आप देखते होंगे कि एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्री, पेड़ से जब फल गिरता है, सेब गिरता है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। इसी तरीके से रेन फॉल्स, आपने बारिश देखा होगा, बारिश जो होता है वो धरती पर ही गिरती है यानी फोर्स जो लगता है वो जमीन के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है तो आसमान से बारिश होती है वो नीचे धरती पर गिरती है। इसी तरीके से चंद्रमा जो होती है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, अर्थ यानी वो जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सब का सब ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ही काम होता है। आपको ये चीज बेसिक याद रखनी है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कहां पे इसका यूज होता है, ये सब चीज आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक आपको दिख रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। इससे जब आप क्लास 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो काफी मदद मिलेगी। तो इस वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी होता है, करंट मतलब होता है क्या, करंट मतलब होता है धारा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत। विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। आप देखते होंगे आपके घरों में जो लाइट आती है तो वहां से करंट आती है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आखिर में है क्या। सबसे पहले लिखा हुआ है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है यानी विद्युत धारा जो होता है वो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश बहता है। यूजुअली जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। जो आप अगली क्लासेस में जाओगे तो वहां आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके सारे चीजों को आपको ध्यानपूर्वक समझाया जाएगा। बस आप इसकी 6, 7, 8 की क्लास में बस आप इतना जानो कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आवेश के रूप में बहता है। आवेश में इलेक्ट्रॉन होता है तो एक कंडक्टर सच एज वायर, जैसे एक कंडक्टर होता है वायर, तार में जो आपका धारा बहता है आवेश के रूप में वही आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। डेफिनेशन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। जो एक कंडक्टर की सहायता से इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो भी चार्जेस के रूप में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं आपके जैसे कंडक्टर हो वायर के रूप में, उसमें आवेश के रूप में जो धारा प्रवाह होता है वही आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है।
अगला टॉपिक है फॉर्मूला, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मूला की बात करी जाए तो ये आपका I बराबर Q/T होता है, जिसमें I जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जिसको एम्पियर में नापते हैं, जिसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। यही Q की बात करी जाए तो Q जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, जिसका मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। T की बात करी जाए तो ये आपका टाइम यानी समय कहलाता है, जिसका मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है, जिसको कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं या फिर स्मॉल। अब आगे की बात करें तो इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट डायग्राम हमने इस प्रकार से बनाया, कोई ये सेल को हमने कंडक्टर से जोड़ने के बाद इसको हमने सर्किट डायग्राम फ्लो कर दिया, यानी जो धारा होगी वो निकल करके यहां बहेगी, तो यहां से जो करंट का धारा होगा I बराबर जो होता है V/R, यानी वोल्टेज के रूप में बात करी जाए तो विद्युत धारा का जो मान होता है V/R के बराबर होता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ करंट, यानी जो विद्युत होता है उसके प्रकार कितने होता है। तो आपको सबसे पता है कि जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। पहला डायरेक्ट करंट जिसे डीसी करंट बोलते हैं, और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट वो होता है फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, जिसमें जो भी धारा का प्रवाह होता है वो किसी एक ही डायरेक्शन में होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, डीसी करंट होता है। जैसे बैटरी हुआ, सेल हुआ, इन सबसे जो धारा निकलता है वो किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसे बोलते हैं क्या, डीसी करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें जिसे एसी बोलते हैं, एसी करंट जो होता है चेंजेस डायरेक्शंस पीरियोडिकली, इसमें जो भी डायरेक्शंस होता है, दिशाएं होती हैं वो बदलती हैं, पीरियोडिकली बदलती रहती हैं। जैसे आपके घरों में बिजली आती है वो आपका क्या कहलाता है, एसी सप्लाई होता है, जिसमें कभी कम कभी बेसी आती है ना। ट्रांसफार्मर में कुछ और वोल्टेज आती है, आपके घर में जो सप्लाई होती है वो किसी और वोल्टेज का होता है। आपके घर में अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, वो अलग अलग वोल्टेज के होते हैं, वो सब क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, वो क्या कहते हैं, एसी करंट कहलाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो करंट जो होता है इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और इसके मापने का जो यंत्र होता है वो अमीटर कहलाता है, अमीटर कहलाता है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आप इलेक्ट्रिक फैन को जब चलाते हैं तो उसमें भी आपको करंट की आवश्यकता होती है। बल्ब जब जलता है तो उसमें भी करंट की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर पे जब आप काम करने बैठते हो तब पर भी आपको करंट की आवश्यकता होती है। उसी करंट के बारे में आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई होता क्या है। आप एक क्वेश्चन है, आपको बताइए कि एसी करंट जो ज्यादा घातक है या फिर डीसी करंट ज्यादा घातक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दें कि कौन सा जो करंट होता है वो काफी खतरनाक होता है, एसी करंट की डीसी करंट। तो इसके साथ साथ ये जो क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड जो जितनी भी बेसिक्स टॉपिक से जो फिजिक्स के अंतर्गत आती है, इसको मैंने पूरे एक ही वीडियो में क्या कर दिया, आपको बता दिया। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड सर्किल में इसे बता सकते हैं कि नहीं, इसमें 6, 7, 8 से रिलेटेड जो भी विज्ञान के यानी साइंस के बेसिक टर्म है उसकी समस्त जानकारी आपको दी गई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ताकि आपको और भी अच्छा कंटेंट देने की